हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिकल केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जैसे कि हम पहले पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन होती है वो हमें रिएक्शन के बारे में करेक्ट पिक्चर नहीं देती, इसलिए रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने के लिए हमें इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ता है। उस ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो है मेथड ऑफ ट्रायल्स। इस मेथड में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा जो हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। उस परफॉर्म करने में हमें जो डाटा मिलता है, यानी हमारे पास जो कंसंट्रेशन आती है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, जो कि हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद मेजर किया होता है। 5 मिनट बाद क्या कंसंट्रेशन है, 10 मिनट बाद क्या कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन है। वो जो हमारे पास डाटा बनेगा ओवरऑल, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जितनी भी कंसंट्रेशन हुआ करेगी वो हमारे पास क्या होगी, यूज होगी मेथड ऑफ ट्रायल्स के अंदर। ये नीचे हमारे पास पहले नंबर पे ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है। वो जो आपने वैल्यूज नोट की होंगी, वो जो आपके पास डाटा होगा वो टाइम का डाटा होगा कि 5 मिनट के बाद रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। वो टाइम और कंसंट्रेशन आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले की जो इक्वेशन है हमारे पास, उसके अंदर आपने पुट कर देनी है वैल्यूज टी की और कंसंट्रेशन की। पुट करने के बाद अगर आपका ये के जो है ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है तो आपके पास वो रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप पुट कर देंगे, नीचे आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है, इसमें अगर आप वैल्यूज पुट कर देंगे टी की और कंसंट्रेशन की, तो अगर आपको के कांस्टेंट मिलेगा तो वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट दे रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर सेकंड ऑर्डर में कांस्टेंट वैल्यूज दे रहा है तो सेकंड ऑर्डर का। इसी तरह थर्ड ऑर्डर में पुट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर का होगा। आपने हर वैल्यूज को अलग अलग से पुट करना है, यानी आपने 5 मिनट बाद जब नोट किया तो वो आपने टी की जगह वो 5 मिनट लिख देना है, वो टाइम आपने लिख देना है। और बाकी जो कंसंट्रेशन होगी, ए हमारे पास इनिशियल और ए माइनस एक्स जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो आप पुट कर देंगे। एक दफ़ा आपने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह आप 10 मिनट के बाद अगर आपने उसको मेजर किया है तो आप टी की जगह 10 लिख देंगे, बाकी कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख देंगे, जितनी 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन होगी वो लिख देंगे। अगर जो पहले 5 मिनट वाला है और जो 10 मिनट वाला है दोनों की वैल्यूज सेम आ रही हैं आपके पास, यानी कांस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपके पास वो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होगा अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन में पुट किया है उसको। इसी तरह अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है, जो 5 मिनट के बाद जो आपने कंसंट्रेशन और टी की वैल्यू पुट किया है उसका आंसर कुछ और है और दूसरे का आंसर कुछ और आ रहा है रेशो के लिहाज से आंसर, तो वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। इसी तरह अगर आप सेकंड के अंदर पुट करते हैं 5 मिनट वाली और 10 मिनट वाले का आंसर सेम आ रहा है, आपके पास वो सेकंड ऑर्डर होगी। लेकिन अगर 5 मिनट के बाद जो आपने वैल्यूज पुट की हैं, 10 मिनट के बाद जो वैल्यू पुट की हैं, उनकी दोनों का डिफरेंट आंसर आ रहा है या कांस्टेंट आंसर नहीं आ रहा दोनों का, तो वो फिर आपके पास सेकंड ऑर्डर नहीं होगा। इसी तरह आप इन इक्वेशंस के अंदर पुट करके देख लें, अगर तो वैल्यू कांस्टेंट आपके पास आ रही है हर इंटरवल के बाद, तो आपके पास वो क्या होगा, वही वाला रिएक्शन होगा। ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के जरिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर हमारे पास जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन ये होती है dx/dt = k × a - x। इसमें हमारे पास ये जो a माइनस एक्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, और dx/dt हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू y एक्सिस। तो इनके दरमियान में हम जब ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट क्या है, रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन वाले का हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनेगा। अगर आपके पास ग्राफ dx/dt y एक्सिस पे है और x एक्सिस पे a माइनस एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा। यानी आप ग्राफ से देख के पता चला सकते हैं कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। आपके पास ये इक्वेशन ना लिखी हो लेकिन आपके पास एक ग्राफ बना हुआ हो और ग्राफ में dx/dt y एक्सिस पे हो और x एक्सिस पे a माइनस एक्स हो आपके पास, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
इसी तरह ग्राफिकल मेथड के अंदर हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए ये आपके पास ग्राफ होता है, वाई एक्सिस पे dx/dt होगा और एक्स एक्सिस पे a माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास उसका ये ग्राफ है। इसके लिए भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इसी तरह बिल्कुल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी आपके पास इक्वेशन ये होती है, अगर आपके पास ग्राफ बना हुआ है dx/dt वाई एक्सिस पे और a माइनस एक्स का होल क्यूब एक्स एक्सिस पे, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का हमारे पास ग्राफ है। इस तरह आप ग्राफ से भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास दो मेथड होगी। इसी तरह थर्ड मेथड हमारे पास होता है हाफ लाइफ मेथड, जिसके जरिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 हाफ लाइफ्स हैं। हमने जो पिछले टॉपिक में हाफ लाइफ फाइंड आउट की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हाफ लाइफ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये। हमने जो हाफ लाइफ पिछले टॉपिक में फाइंड आउट की हैं उनके दरमियान इक्वल तक हमने फाइंड आउट की हैं हाफ लाइफ्स। इसमें क्या हुआ है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आप उधर से कांस्टेंट्स को ख़त्म करके उनकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी, ये सेकंड ऑर्डर की और थर्ड ऑर्डर की। इन तीनों हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन को देख के हमें एक चीज समझ आ रही है कि हमारे पास कोई भी ऑर्डर जो होता है, वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के। इस फर्स्ट वाले में आप देखेंगे कि ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन थी। सेकंड में भी ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी इनिशियल कंसंट्रेशन। थर्ड में भी ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी हमारे पास क्या है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन थी। इस तरह आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन आपके पास होगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन के। फ़र्क आपके पास क्या होगा कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर होगी उसमें से एक माइनस हुआ होगा। यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन में हम देखते हैं तो ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इसके ए के ऊपर 0 लगा हुआ है, यानी रिएक्शन तो है फर्स्ट ऑर्डर, इसकी पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ए 1 नहीं है, इसके ऊपर 0 है, यानी एक कम है इसकी पावर। इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी है, सेकंड ऑर्डर इधर ए के ऊपर 2 होना चाहिए, लेकिन क्या है, 1 है, एक कम है इसमें से। थर्ड ऑर्डर के अंदर भी आपके पास 2 है, ऊपर 3 होना चाहिए था, एक कम है। इससे हमने एक इक्वेशन न्यू इंट्रोड्यूस करवाई, वो इक्वेशन हमारे पास ये नीचे बॉक्स के अंदर है। हमारे पास कोई भी n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो तो उसका हमारे पास हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n-1। जो भी n आपके पास होगा, जो भी ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो उसमें से -1 कर दें तो वो आपके पास हाफ लाइफ की इक्वेशन बनेगी। सेकंड ऑर्डर होगा, n हमारे पास यानी 2 होगा सेकंड के अंदर, तो उसमें से 1 माइनस कर दिया। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए n 3 होगा तो हमारे पास माइनस कर दिया 1, तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास हाफ लाइफ का। इसी तरह फोर्थ ऑर्डर में n की पावर 4 होगा तो उसमें से -1 कर देंगे तो हमारे पास a के ऊपर 3 आएगा। ये हमारे पास हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन दे दे। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है, हाफ लाइफ उसकी T1 है। तो ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि T1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AN-1। इसी तरह हम एक और कोई रिएक्शन लेते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि उसकी हाफ लाइफ T2 है और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A2 है। उसके लिए हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। अब इन दो एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करते हैं, T1 और T2 का डिवाइड करते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी A1 डिवाइडेड बाय A2 ब्रैकेट्स के अंदर। जो ऊपर वाली सेम वैल्यूज थी हमने उसको A की पावर में लिख लिया है। अब ये जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास बनी है, इससे हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इन दो सपोज्ड वैल्यूज का हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है जो ऊपर हमने सपोज की हैं। उसके लिए हमने ये इनको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो इनका ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये n-1 जो है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n जो होता है आपके पास, उसको एक्सपोनेंट में नहीं रहने देना, इसका हमने लॉग लेना है। इसलिए हम इसका अब नेचुरल लॉग ले लेंगे। इक्वेशन 3 का हम नेचुरल लॉग लिया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। एक्सपोनेंट को उठा के हम इधर इसके साथ में ले आए हैं, हमने n को एक्सपोनेंट नहीं रहने दिया लॉग का फार्मूला लगा के।
नेचुरल लॉग का फार्मूला लगा के, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। यहाँ इस इक्वेशन में थोड़ी रीअरेंजमेंट आप करेंगे तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं किया हमने, ये वाली जो राइट हैंड साइड वाला था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया और लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड पे लिख लिया। हमने इंटरचेंज नहीं किया, हमने साइड्स बदली हैं अपनी आसानी के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में रीअरेंजमेंट होगी मज़ीद इसके अंदर। तो हमने फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू, यानी हमने आर्डर फाइंड आउट करना है। तो उस वैल्यू को हम इसी साइड पे रहने देंगे, बाकी उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। वो वैल्यूज इधर डिवाइड हो रही थी तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो इधर मल्टीप्लाई हो रही थी वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगी। तो आपके पास कुछ है इस तरह का एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से भी अब आपने सिर्फ n फाइंड आउट करना है, तो इस -1 को आप उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जाके ये +1 हो जाएगा आपके पास। अगर किसी रिएक्शन के अंदर आपके पास दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस हो, यानी A1 और A2 हो, उनकी हाफ लाइफ निकालें तो T1 और T2 हो, जो कि T1 और T2 दोनों बराबर हों, तो आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। ये जो आपके पास है राइट हैंड साइड पे नीचे राइट कॉर्नर में जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास आएगा =0। अगर ये 0 के इक्वल आ गया है तो आप इस लास्ट वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे, जब आपकी इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे इसके अंदर, ऊपर भी वही और नीचे भी आप 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। बाकी बच जाएगा आपके पास +1, यानी n आपके पास 1 होगा। यानी n आपके पास आर्डर को रिप्रेजेंट करता है, आर्डर आपके पास 1 आ गया। ये था हमारे पास थर्ड मेथड आर्डर फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह हमारे पास लास्ट मेथड है ओस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड और लार्ज एक्सेस मेथड। इस मेथड के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट A, B और C हैं, 3 रिएक्टेंट हैं जो कि प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। इसमें आर्डर हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि जिसका हमने आर्डर फाइंड आउट करना है उसको कम मिकदार में लेंगे, और जिसका हमने आर्डर फाइंड आउट नहीं करना है उनको हम एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे। हम आर्डर फाइंड आउट करेंगे A के, B के या C के रिस्पेक्ट से, जिसके रिस्पेक्ट से भी हम फाइंड आउट करेंगे। ओवरऑल आर्डर हमारे पास इन तीनों के आर्डर्स को मिला के आ जाएगा। अगर आपने आर्डर फाइंड आउट करना है A का, तो फिर आपने क्या करना है, B और C को एक्सेस अमाउंट में ले लेना है। एक्सेस में आपने क्यों ले लेना है, क्योंकि जब आप एक्सेस में B और C को लेंगे तो वो क्या होंगे, ज़्यादा जल्दी यूज़ नहीं होंगे, तो आपको A का आर्डर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपने B का फाइंड आउट करना है तो आपने A और C को एक्सेस अमाउंट में ले लेना है और B को माइन्यूट अमाउंट में आपने ले लेना है। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने A रिएक्टेंट का आर्डर फाइंड आउट करना है, तो यानी A को हमने क्या करना है, कम अमाउंट में लेना है। A को हम 1 मोल ले लेते हैं। इस तरह B और C को हम 100 मोल्स ले लेते हैं। जब कुछ वक्त गुजर जाएगा आपके पास, तो आपने उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट की, तो उस वक्त जो रिएक्टेंट आपके पास A था जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी आपने 1 ली थी, तो आपके पास फ़र्ज़ करें कि 0.9 बच जाता है। और जब कि आप दूसरे मेजर करेंगे B और C, तो वो आपके पास 99.9 बचे हुए होंगे, जो कि क्या होते हैं, तकरीबन 100 के बराबर होते हैं। जबकि ये जो 0.9 है आपके पास, ये शो करता है कि आपके पास 10% क्या हो चुका है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। यानी 1 में से 0.9 ऐसे ही है जैसे 100 में से 90 रह गया, तो वो यानी ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है आपके पास। और आपके पास जो रिएक्टेंट B और C थे, जो कि आपने 100 मोल्स लिए थे, वो 99.9% आपके पास होंगे, अभी बाकी होंगे। वो आर्डर का रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों फाइंड आउट करें, वो अभी बिल्कुल 100 के करीब हैं। वो बोलेंगे कि जनाब हम क्यों आर्डर फाइंड आउट करें, अभी तो हमारे में से कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। इसी तरह आपने जिसका भी फाइंड आउट करना है, C का फाइंड आउट करना है, तो आपने A + B को क्या कर लेना है, एक्सेस में कर लेना है।